हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी 10 मिनट वीडियो सीरीज चल रही थी, आज उसमें हम एक करेंट का टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है महानदी जल विवाद से रिलेटेड। जिसमें कि आपको पता है कि महानदी जल विवाद से रिलेटेड महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। तो इस ये न्यायाधिकरण की स्थापना 2018 में हो गई थी, लेकिन आज की दौर पर ये एक चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसका एक सर्वेक्षण दल छत्तीसगढ़ आया है महानदी जल से संबंधित सर्वेक्षण करने के लिए। तो ये पूरा मामला है क्या, किसी भी नदी जल विवाद में किस तरीके से न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है, नदी जल विवाद न्यायाधिकरण का प्रावधान हमारे संविधान में कहाँ है, और इस नदी जल न्यायाधिकरण का गठन किसके द्वारा किया जाता है, ये कितने सदस्यीय होता है, और महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण कौन से नंबर का न्यायाधिकरण है, और अभी तक कितने न्यायाधिकरण नदी विवाद से रिलेटेड बन चुके हैं, ये सभी चीजें हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और यहां से आपको मैं बता दूं, 2020 के पीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2018 के पीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये एक आपका ओवरऑल एक करंट का टॉपिक भी है और आपका सब्जेक्टिव टॉपिक भी है, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से पेपर में पीएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो वो क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको अंत में दिखाऊंगा। आप उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देकर बताइएगा, जिससे मेरे को ये पता चल जाएगा कि आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ आ गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या है, आप याद पढ़ सकते हैं, पेपर की कटिंग है, महानदी जल बंटवारे को लेकर निरीक्षण आज से। यानी यहां पर क्या हो रहा है, आपको पता है कि छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी, धमतरी के सिहावा पहाड़ी से महानदी निकलती है, और उसका प्रवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़ से होता हुआ वो कहां जाता है, उड़ीसा की ओर जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के संविधान की जो अनुसूची नंबर 7 है, उसमें 3 सूची बताई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में ऐसे विषय को शामिल किया गया है जिस पर नियम बनाने की जो पावर होती है वो केंद्र सरकार यानी संसद के पास होती है। राज्य सूची में ऐसे विषय बताए गए हैं जिस पर नियम बनाने की पावर जो होती है राज्य की विधायिका के पास होती है, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय बताए गए हैं जिस पर नियम बनाने की पावर संसद और विधायिका राज्य की जो होती है दोनों के पास होती है। लेकिन अगर उन दोनों के नियम एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो वहां पर संसद द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता दी जाती है। तो अगर हम बात करें जल की, तो जल कौन सा सूची के अंतर्गत आता है, जल राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब मैं इसको आपको एक अच्छे प्रॉपर वे से समझा रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझिए आप ध्यान से। जो चीज मैं आपको यहां पर अब बता रहा हूं, देखिए, जल जो है, जल कौन सी सूची का विषय होता है, जल राज्य सूची का विषय होता है। यानी किसी भी जल के ऊपर कोई भी योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है, नियम बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की होती है। तो अगर मैं यहां पर एक चीज देखिए कि मान लेते हैं एक नदी है, ठीक, एक नदी वो एक राज्य से यहां से निकल रही है और वो बहते हुए यहां पर दूसरे राज्य में प्रवेश कर रही है और यहां से वो आगे बह रही है, ठीक, क्योंकि यहां पर ये एक राज्य हो गया और ये एक राज्य हो गया, तो ये नदी का प्रवाह क्षेत्र 2 राज्यों से होकर बह रहा है। क्योंकि जल जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो ये नदी का जो प्रवाह क्षेत्र ये वाले राज्य में है, इसमें जो भी योजना होगा, डैम बनाना, बैराज बनाना, वो इस राज्य का काम है। इसमें कोई भी हस्तक्षेप यानी केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सेम इसी नदी पर यहां पर जो बैराज बनाना या कोई भी डैम बनाना किसका काम है, ये राज्य सरकार का काम है। तो इसमें भी केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप खुद सोचिए कि एक नदी इस राज्य से अगर निकल रही है, अगर ये राज्य यहां पर कोई डैम या बैराज का निर्माण कर दे रहा है, यानी पानी को रोक ले रहा है एक नियमित मात्रा पर, तो वो पानी तो आगे नहीं जा पाएगा जो इस प्रवाह क्षेत्र, तो ये राज्य में भी। लेकिन ये अगर यहां पर डैम या बैराज बन गया तो ये पानी अगले राज्य में तो जा नहीं पाएगा, या उसकी मात्रा जो है बहुत घट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इस राज्य में जितने भी पानी की आवश्यकता है वो जो इस नदी से मिलता था वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये दोनों राज्य के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और इन्हीं विवादों को सुलझाने के लिए हमारे संविधान के आर्टिकल 262 में प्रावधान दिया गया है। यानी अगर 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों के मध्य
किसी भी नदी के जल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया जा सकता है, उसका प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 262 में बताया गया है। और याद रखिएगा, ऐसे विवादों को बोला जाता है अंतरराज्यीय नदी जल विवाद, क्योंकि ये नदी जो है वो अपने ही देश के अंदर अलग अलग राज्यों से होकर प्रवाहित हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं अंतरराज्यीय नदी जल विवाद। क्लियर यहां तक? अब हम यहां पर मैं आपको एक्चुअल दिखाता हूं, अब मैं पूरा ये चीज बता देता हूं आपको। अब जो प्रावधान है कि नदी जल विवाद से लेकर हमारे संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो जैसे कि मैंने बताया, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 262 नदी जल विवाद से रिलेटेड है कि अगर यहां पर यह बोला गया है कि अगर अंतरराज्यीय नदी जल विवाद होता है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए संसद नियम बना सकता है। क्या बोला गया आर्टिकल 262 में? अगर किन्हीं भी राज्यों के मध्य नदी जल को लेकर विवाद होता है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए कौन नियम बना सकता है? संसद नियम बना सकती है। तो इसी बात को लेकर संसद ने 1956 में इसी बात को लेकर संसद ने 1956 में एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया? अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। और इस नियम के तहत क्या बोला गया? अगर किन्हीं भी राज्यों के मध्य नदी जल विवाद होता है तो अगर वो राज्य केंद्र सरकार से सिफारिश करता है उस नदी जल विवाद को सुलझाने की, तो केंद्र सरकार के द्वारा उस विवाद को सुलझाने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया जा सकता है। फिर से बोल रहा हूं, अगर इस अधिनियम में क्या बोला गया? अगर किन्हीं भी राज्यों के मध्य अगर अंतरराज्यीय नदी जल विवाद होता है या उस नदी के पानी को लेकर विवाद होता है तो कोई भी राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार से सिफारिश करती है कि उस नदी जल विवाद को सुलझाए, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार उस नदी जल को विवाद को सुलझाने के लिए एक नदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन कर सकती है। क्लियर? यानी आप ये बोल सकते हो कि अंतरराज्यीय नदी जल विवाद को सुलझाने की पावर या सुलझाने के लिए क्या किया जाता है? राज्य सरकार सिफारिश करती है केंद्र सरकार से और केंद्र सरकार के द्वारा उस नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए एक नदी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है। यानी यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो ये नदी जल विवाद न्यायाधिकरण होगा ये एक प्रकार का सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष स्थान रखेगा और जो ये भी निर्णय जो भी देगा ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बराबर का निर्णय माना जाएगा, क्योंकि जो ये न्यायाधिकरण बनता है उसमें जो 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण बनता है जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, कोई भी जो सिटिंग जज होता है सुप्रीम कोर्ट का वो होता है, जबकि जो 2 अन्य सदस्य होते हैं वो किसी भी हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं। यानी जो नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए न्यायाधिकरण बनता है वो 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण बनता है जिसके जो अध्यक्ष होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का एक जज होगा जो केंद्र सरकार के द्वारा यहां पर नामित किया जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट का जज इस न्यायाधिकरण का अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य होते हैं और ये 2 सदस्य भारत में जो अलग अलग हाई कोर्ट हैं उनके कोई जज होते हैं जो केंद्र सरकार इस न्यायाधिकरण का सदस्य बनाना चाहे उसको। क्लियर है? तो यहां पर आपको क्या याद रखना है कि अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के लिए एक प्रावधान भारत के संविधान में कहां बताया गया है? आर्टिकल 262 में बोला गया है कि अंतरराज्यीय नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए संसद नियम बना सकता है। तो संसद इसके लिए 1956 में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 लाई, जिसके तहत अगर राज्य सरकार सिफारिश करती है केंद्र सरकार से कि वो अंतरराज्यीय नदी जल विवाद को सुलझाए तो इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया जा सकता है? उस विवाद को सुलझाने के लिए नदी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की जा सकती है जो कि 3 सदस्यीय होता है, एक अध्यक्ष होगा, 2 अन्य सदस्य होंगे। इसके अलावा यह चीज भी याद रखना है कि आर्टिकल 262 संविधान के भाग 11 का हिस्सा है जो केंद्र राज्य संबंध पर प्रकाश डालता है। यह भी चीजें आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 262 आपके किसके अंतर्गत आता है? भाग 11 भारत के संविधान के, और भाग 11 क्या है? केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड भाग 11 के अंतर्गत बताए गए हैं। और यह चीज मैंने आपको बताया, इस अधिनियम के तहत संसद को अंतरराज्यीय नदी जल विवादों के निपटारण हेतु अधिकरण या न्यायाधिकरण बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बराबर महत्व रखता है, जो चीज मैंने बताया। तो अब तक कितने नदी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की जा चुकी है? तो अब तक टोटल 9 बार
अंतरराज्यीय नदी जल विवाद निपटारा करने के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना की जा चुकी है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि अब तक कौन कौन से नदी जल विवाद हुए हैं और उसको सुलझाने के लिए कब कब न्यायाधिकरण बना है। क्लियर, यहां से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हुआ था गोदावरी नदी जल विवाद। तो गोदावरी नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए 1969 में न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। तो गोदावरी नदी जल विवाद कौन कौन से राज्यों के मध्य है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा। तो टोटल आपके 5 राज्यों के मध्य गोदावरी नदी के जल का प्रॉब्लम क्रिएट है, क्योंकि गोदावरी नदी जो है इन 5 राज्यों से होकर बह रही है। तो ऐसी स्थिति में कौन सा राज्य कितने पानी का यूज करेगा, इसके लिए विवाद की स्थिति है। तो गोदावरी जल विवाद 1969 इन 5 राज्यों के मध्य है। सेकंड बार कृष्णा जल विवाद। कृष्णा जल विवाद भी 1969 में जो है इस कृष्णा नदी के जल विवाद को सुलझाने के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना केंद्र सरकार ने की थी। 3 राज्यों के मध्य कृष्णा नदी के जल के लेकर विवाद है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। कौन कौन से? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, 3 राज्य। फिर नर्मदा जल विवाद, इसके लिए भी न्यायाधिकरण की स्थापना 1969 में हुई है। कौन कौन से राज्य में नर्मदा जल विवाद है भाई? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। टोटल 4 राज्य के मध्य नर्मदा जल के लिए विवाद है। फिर है रावी और व्यास जल विवाद। रावी और व्यास जल विवाद के लिए 1986 में न्यायाधिकरण की स्थापना हुई है। ये रावी और व्यास नदी का जो जल है, इसमें जो विवाद 5 राज्यों के मध्य है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ये 5 राज्यों के मध्य रावी और व्यास जल विवाद है। इसको सुलझाने के लिए यहां न्यायाधिकरण बना था। इसके बाद है कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद 1990 में इस विवाद को सुलझाने के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ये 4 राज्यों के मध्य है। कृष्णा जल विवाद 2, पहले कृष्णा जल विवाद यहां पर भी न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी। इसके बाद यहां पर 2004 में फिर से कृष्णा नदी में विवाद हुआ, तो इसके लिए फिर से न्यायाधिकरण की स्थापना, कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना दूसरी बार की गई। ये वही 3 राज्य, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। फिर है वसुंधरा जल विवाद। 2010 में इसके लिए न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी। वसुंधरा नदी के लिए जल का कौन कौन से राज्य में विवाद है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य विवाद है, जिसको सुलझाने के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना हुई है। इसके बाद है महादायी जल विवाद। महादायी जल विवाद 2010 में इसके लिए न्यायाधिकरण की स्थापना हुई है। कौन कौन से राज्य हैं इसमें? महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा। ये 3 राज्यों के मध्य यहां पर विवाद है। और जो 9वां नंबर का यहां पर आपका इंपॉर्टेंट है, वो है महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण, जिसकी स्थापना 2018 में हुई है। कौन से राज्यों के मध्य ये विवाद है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य जो है महानदी जल विवाद के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। क्यों की गई है, अब उसका कारण देख लेते हैं कि महानदी में क्यों विवाद हो रहा है। तो आपको पता है महानदी पर छत्तीसगढ़ के द्वारा 6 औद्योगिक बैराज की स्थापना की गई। तो इन औद्योगिक बैराज की स्थापना के बाद उड़ीसा हम पर यह आरोप लगा रहा है कि जो उड़ीसा में आने वाला पानी था उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने रोक रही है, या क्योंकि छत्तीसगढ़ ने वहां पर क्या कर दिया? बैराजों का निर्माण करा दिया है। तो इन बैराजों के निर्माण के बाद जो है यह छत्तीसगढ़ से जो पानी उड़ीसा आता था महानदी का, वो अब उसमें कमी आ गई है। तो अगर मानसून कम है या मानसून जो आपका ग्रीष्म काल है, वहां पर उड़ीसा में पानी का संकट आ सकता है, ऐसा उड़ीसा राज्य आरोप लगाता है छत्तीसगढ़ के ऊपर। और इसलिए उड़ीसा राज्य कहां चले गया? केंद्र सरकार के पास गया। और केंद्र सरकार ने इस विवाद को सुलझाने के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना की। कब की? तो न्यायाधिकरण की स्थापना 12 मार्च 2018 को की। तो अगर मैं देखूं महानदी जल विवाद के लिए जो न्यायाधिकरण बना है, उसका गठन किसने किया है? केंद्र सरकार ने। और विवादित राज्य कौन है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। ये दोनों विवादित राज्य जिसको सुलझाने के लिए आपके न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि जैसे कि मैंने बताया कोई भी न्यायाधिकरण होता है वो 3 सदस्यीय होता है। तो इसके अध्यक्ष जो है उनका नाम क्या है? A.M. खानविलकर। A.M. खानविलकर जो है वो इस न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज है। इसके अलावा जो 2 सदस्य कौन कौन है? सदस्य है डॉक्टर रवि रंजन। रवि रंजन जो है वो पटना हाई कोर्ट के जज हैं। और सेकंड है इंदरमीत कौर कोचर। तो इंदरमीत कौर कोचर जो है ये दिल्ली हाई कोर्ट की जज है। तो 3 सदस्यीय यहां पर आपको न्यायाधिकरण है। A.N. खानविलकर जो है इसके अध्यक्ष जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज है। और 2 हाई कोर्ट के जज कौन कौन है? डॉक्टर रवि रंजन पटना हाई कोर्ट के जज है और इंदरमीत कौर कोचर दिल्ली हाई कोर्ट की जज है। तो ये कौन से
विवाद का कारण क्या है? छत्तीसगढ़ द्वारा बनाए गए बैराज। तो आपको पता है छत्तीसगढ़ सरकार ने महानदी पर 6 औद्योगिक बैराज का निर्माण किया है और यहां पर छत्तीसगढ़ सरकार इस बैराज के माध्यम से उद्योगों को पानी देगी और साथ साथ सिंचाई के लिए भी किसानों को पानी देने का प्लान बनाया है। तो ये कौन कौन से बैराज है वो देख लेते हैं जो विवाद का कारण यहां पर बने हैं। सबसे पहले है समोदा बैराज। समोदा बैराज कौन से जिले में है? रायपुर जिले में। ये सभी बैराज महानदी में ये याद रखिएगा। समोदा बैराज रायपुर जिला, शिवरी नारायण बैराज जांजगीर चांपा जिला, बसंतपुर बैराज जांजगीर चांपा जिला, मिरौनी बैराज शक्ति जिला, साराडी बैराज शक्ति जिला और कलमा बैराज शक्ति जिला। तो ये 6 ऐसे बैराज हैं जिसके निर्माण के ऊपर आपत्ति उड़ीसा सरकार ने जताई है और इसी के कारण वो विवाद को सुलझाने के लिए कहां चली गई? केंद्र सरकार के पास। और उसके बाद ये न्यायाधिकरण की स्थापना केंद्र सरकार ने की है। तो अभी जो है यही न्यायाधिकरण के जो सदस्य हैं उन्होंने एक सर्वेक्षण दल बनाकर यहां पर भेजा है जो यहां पर जांच करेगा कि एक्चुअल जांच की ये नदी जल विवाद को कैसे सुलझाया जा सकता है और छत्तीसगढ़ सरकार ने सही किया है कि नहीं, या उड़ीसा जो राज्य है वो जबरदस्ती तो कोई आरोप नहीं लगा रहा है। वो सब जांच करने के लिए यहां पर सर्वेक्षण दल आया है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह पक्ष है कि महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है तो यहां पर पानी का प्रयोग छत्तीसगढ़ को करने की अनुमति होनी चाहिए। केवल उड़ीसा राज्य तो वैसे ही हीराकुंड डैम बनाया हुआ है, तो इतना ज्यादा पानी तो हीराकुंड डैम में वैसे ही उड़ीसा सरकार रोकी हुई है, तो वहां ये विवाद का कोई कारण नहीं है। तो ये यहाँ पर सर्वेक्षण दल आया है जांच करने के लिए। उसके बाद ये सर्वेक्षण दल अपनी रिपोर्ट को सौंपेगा और उसके बाद जो निर्णय न्यायाधिकरण ने लेना है वो निर्णय लेंगे। याद रखिएगा ये 6 औद्योगिक बैराज, समोदा बैराज रायपुर में, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में, बसंतपुर जांजगीर चांपा में, मिरौनी शक्ति में, साराडी शक्ति में, कलमा शक्ति में। तो पूरा यहां पर आपको ये क्वेश्चन जो था या जो टॉपिक था वो आपको समझ आ गया होगा कि क्यों विवाद हो रहा है, ये नदी जल न्यायाधिकरण कैसे बनता है, कैसे विवादों को सुलझाया जाता है। अब यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो कि 2020 के छत्तीसगढ़ में जो पीएससी है सीजीपीएससी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट सर्विस एग्जाम में। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। यहां पर एक तरफ जो नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए जो न्यायाधिकरण बने हैं उसका नाम है, और यहां पर वो नदी जल विवाद कितने राज्यों में चल रहा है। यानी जैसे मैंने बताया ना कि महानदी जल विवाद 2 राज्य में चल रहा है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, तो यहां पर राज्यों की संख्या लिखी है। तो आपको यहां पर मैचिंग करके बताना है कि महादाई जल विवाद न्यायाधिकरण कितने राज्य उसमें शामिल है, गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण में कितने हैं, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण में कितने हैं और महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण में कितने। इसको मैच करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देकर बताना है। अगर आप आंसर दे रहे हैं तो मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग ने अच्छे से वीडियो देखा है और आपको ये सब चीजें समझ आ गई। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी चीजें यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया, करेंट का टॉपिक आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो में कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।